हेलो बच्चों। मैंने सदर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या बताया है कि जब भी कोई विंड सदर्न हेमिस्फीयर में चलेगी तो वो अपने डिफ्लेक्ट कर जाएगी लेफ्ट को। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, दिस डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो यहां पर ये अभी सदर्न हेमिस्फीयर में है तो टुवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्ट होगी। एक बार ये इसने इक्वेटर क्रॉस किया तो अब हवा डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द राइट और फिर ये हवा ऐसे बहने लगती है। यही हमारा होता है साउथ वेस्ट मॉनसून। है कि पेरू के ऊपर जो पेरू के पास जो करंट है, पेरुअन करंट जो होता है, जो कोल्ड करंट होता है, फॉर रीजंस अननोन टू द साइंटिस्ट वो करंट गर्म हो जाता है। तो मतलब क्या होता है कि यहां का जो पानी होता है अभी तक ये ठंडा था, अब ये फॉर रीजंस अननोन ये पानी हॉट हो जाता है। ठीक है, ये पानी गर्म हो गया। ये जो अभी तक हाई प्रेशर का जोन था, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लो प्रेशर का जोन। अब जब ये लो प्रेशर हो जाता है तो इंडिया के ऊपर जो लो प्रेशर था इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाई प्रेशर का जोन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, क्या हालचाल है। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लाइमेट चैप्टर का पहला वाला पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, उसमें कुछ भी ऐसा सच रटने का नहीं था, हर चीज़ का आपको आंसर मिलेगा और मिला भी। 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के गया था, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिससे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास ऑन होता है, और मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे जिसमें एक बच्चे ने लिखा था कि सर आप ये चीज़ बता चुके हैं। तो मुझे बाद में याद आया कि हाँ, जो पहला वाला चैप्टर था शायद इंडिया वाला, उसमें मैंने आपको ये चीज़ पॉइंट आउट करी थी कि कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है। तो मैक्सिमम बच्चों ने वहाँ पर कमेंट्स में सही आंसर लिखे हुए हैं ऑलरेडी। जिसको नहीं पता है वो कमेंट्स में जाके वहाँ पढ़ लें तो आपको वो आंसर वहाँ मिल जाएगा। दूसरा बात, मैंने वहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन ये पूछा था कि क्यों टाइटैनिक जो है वो डूबा और आइसबर्ग जो है उसके सेलर को नहीं दिखा। ये क्वेश्चन भी हम लोगों को आज देखना है, इसका आंसर मैं आपको आज देने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, उसका आंसर मैंने उस दिन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसका रेलेवेंस आज आपको देखने को मिलेगा जब हम एल नीनो जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। एल नीनो, ELNINO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के एंगल से, आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, इस वजह से हमको डिस्कस करना पड़ेगा। एनसीईआरटी ने तो बेटा उसको 4-5 लाइन में करके निकाल दिया, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली मैप पे दिखाऊंगा कि ये एल नीनो फिनोमेना होता क्या है। बहुत ही सिंपल होगा, बहुत ही आसान भाषा में करके बताऊंगा आपको मैं। तीसरी बात यह है कि मैं एक चीज भूल गया था, मैंने कमेंट्स में पढ़ा था तो मैंने देखा था कि मैंने कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। एक्चुअली मैं भूला नहीं था, लेकिन मैं उस चीज को आज एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आज हम लोग रियल सेंस में जब मॉनसून पढ़ेंगे इंडिया का तो वो कोरियोलिस फोर्स का यूज आएगा। ठीक है, तो इन सब बातों को आज हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी मेरे पास रखी है, आप भी एनसीईआरटी निकाल के बैठ जाइए और ध्यान लगाइए एकदम चैप्टर पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग अपने क्रिस्प शब्दों में कम समय में इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम, फिजिक्स वाला फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पर कुछ चीजें एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। हम लोग आज मॉनसून को पढ़ने जा रहे हैं, इंडियन मॉनसून को पढ़ने जा रहे हैं। और मॉनसून को मैंने आपको बताया है कि मॉनसून कम्स फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड मौसम, एक अरेबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ विंड्स। तो नॉर्मल सिनारियो क्या था, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। नॉर्मल सिनारियो इज दिस कि भैया जो तिब्बत और चाइना का जो एंड होता है वहां पर क्या होता है, हाई प्रेशर बना होता है इन दी मंथ्स ऑफ विंटर, और जो लो प्रेशर होता है वो अरेबियन सी में बन जाता है, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो चाइना और तिब्बत की तरफ से चलती हैं एंड वो ठंडी हवाएं भारत के ऊपर से होते हुए निकलती हैं। लेकिन जो हवाएं बे ऑफ बंगाल के ऊपर से निकलती हैं वो मॉइस्चर उठा लेती हैं और तमिलनाडु को बारिश दे देती हैं, राइट। लेकिन मॉनसून में क्या होता है, इट इज एग्जैक्टली द रिवर्सल ऑफ विंड्स। विंड्स एकदम रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। मतलब जो अभी विंड्स आपको चाइना से ट्रैवल करते दिख रही हैं टुवर्ड्स द अरेबियन सी, वो आपको समर सीजन में एकदम रिवर्स डायरेक्शन में देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो ऐसा उल्टा चलेंगी। अब आप कहेंगे सर ये रिवर्सल क्यों हो रहा है, पहले हम मॉनसून क्यों नहीं, पहले हम समर क्यों नहीं लेते हैं, उसका आंसर आज आपको यहां पर मिल जाएगा। मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा कोरियोलिस फोर्स के बारे में, तो आप समझ जाओगे कि इंडिया में एग्जैक्टली अगर सिचुएशन नॉर्मल हो तो भारत में हवाएं कैसे चलती हैं वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अपने एनसीईआरटी के हिसाब से, मेरे हिसाब से पहले हम कोरियोलिस फोर्स को समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए यहां पर मैं आपको कोरियोलिस फोर्स समझा रहा हूं। देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, डरने वाली बात ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फोर्स है। देखिए जब भी कोई हवा मूव कर रही होती है, वेन एवर देयर इज अ मूविंग एयर, ठीक है, अगर वो हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मूव कर रही है तो इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, और अगर हवा सदर्न हेमिस्फीयर में मूव करती है तो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। बस कोरियोलिस फोर्स इतना ही है
क्या मैंने बताया कोरियोलिस फोर्स के बारे में, फिर से देख लेते हैं। अब मैं डायग्राम बना के बता देता हूं आपको। देखिए कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, यह है आपका अर्थ, ठीक है। अब अगर गोला प्रॉपर ना बन रहा हो तो उस पर ज्यादा सोचिएगा नहीं। देखिए यह है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ में है आपका, और यह है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज योर इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। मैंने क्या बताया कि जब भी कोई हवा अगर मूव कर रही होती है इन दी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मान लीजिए कोई हवा मूव कर रही है इस तरीके से, इस तरीके से, ये एरो का डायरेक्शन मैंने नीचे दिखाया हुआ है। तो मैंने क्या बताया है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा क्या करेगी, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट। यानी अगर मूवमेंट हवा का इस तरीके से है तो इसका राइट क्या होगा, राइट इसका ये हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई। मूवमेंट ऐसा थोड़ी है, मूवमेंट नीचे को है, तो अगर मूवमेंट नीचे को है तो इसका राइट क्या होगा, ये वाला पोर्शन राइट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बेसिकली क्या होगा, आप देखिए इसको, तो बेसिकली इसका किस तरह से आपको देखने को मिलेगा डिफ्लेक्शन, विंड कुछ इस तरह से चलने लगेगी। दिस इज द मूवमेंट ऑफ द विंड। तो अगर यहां पर विंड चल रही है कुछ इस डायरेक्शन में, तो यहां पर डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कोरियोलिस फोर्स समझना, और इससे हमारे काफी ज्यादा इश्यूज जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए ये तो मैंने आपको बताया, दिस इज अ सिनारियो जब हवा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती है। अब अगर हवाएं जो चल रही हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में चले, मान लीजिए हवा चल रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हवा चल रही है कुछ इस तरीके से, तो भैया मैंने क्या बताया, जब भी कोई हवा अगर चलेगी सदर्न हेमिस्फीयर में, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स दी लेफ्ट। तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब हवा जो है वो, इसका लेफ्ट क्या हुआ, ये हो गया, तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। इसका लेफ्ट क्या हो गया, इसका लेफ्ट ये हो गया। तो याद रखिएगा ये चीज, डोंट गेट कंफ्यूज्ड एवर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवा चलती है, जिस भी डायरेक्शन में चल रही होगी तो अपने राइट की तरफ वो डिफ्लेक्ट होगी, राइट की तरफ। तो इसका राइट क्या है, ये हो गया इसका राइट, ठीक है। अगर मान लीजिए हवा ऐसे चल रही थी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो राइट क्या हो जाएगा, फिर इसका राइट हो जाएगा ये, मतलब वो तो हवा जिस डायरेक्शन में चलेगी उसके राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको कि अगर कोई हवा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही है तो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट, और अगर कोई हवा सदर्न हेमिस्फीयर में चलती है तो बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ये पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। इतना आपने समझ लिया तो इसका मतलब आपका कोरियोलिस फोर्स कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि पूरे प्लैनेट पे, अर्थ पे किस तरीके से हवा चलती है। तो अब आपको समझ में यह आएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट विंड्स होती हैं इंडिया में, जो आती हैं सर्दियों में, मैंने आपको कल जो एक डायग्राम दिया था ना, 2 अर्थ इंडिया बनाए थे मैंने, और जो इस साइड मैंने इंडिया बनाया था उसमें मैंने आपको विंटर सीजन दिखाया था कि विंटर सीजन में क्या होता है, तमिलनाडु को बारिश होती है। तो नॉर्मल सिचुएशन इंडिया की वही है, लेकिन वो सिचुएशन मॉनसून जब आता है तो हम कहते हैं विंड्स का रिवर्सल हो गया। वो क्यों हो गया वो आपको आज समझ में आ जाएगा। बच्चों हर चीज का आंसर मिलेगा, कुछ भी रटना नहीं है। देखिए चलिए अब मैं आपको यहां पर वो चीज एक्सप्लेन करके बताता हूं, ठीक है। देखिएगा, आई होप ये थोड़ा गोला में बना पाया हूं उसको, ठीक है। अब जरा देखिए, दिस इज इक्वेटर, ठीक है, दिस इज 0 डिग्रीज इक्वेटर, ठीक बात है। अब आपको पता है कि ये जो है दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ। अच्छा एक बात मुझे इससे और याद आ गई कि कल एक बच्चे ने कमेंट में पूछा था उस लेक्चर में कि सर ये 23 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये आपका क्या है, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो उसने ये पूछा था कि सर ये बताइए कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ही क्यों रहता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पे ही क्यों रहता है। तो बेटा इसका आंसर ये है, कुछ भी रटना नहीं है, इसका आंसर ये होता है कि जो सन होता है, सन बेसिकली आप देखोगे कि वो इन्हीं दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में रहता है। सन की मैक्सिमम जो लिमिट होती है ना, यानी सन या तो यहां से यहां तक जाएगा या नीचे आएगा। अब आप कहोगे सर सन तो मूव करता ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है, अर्थ तो मूव करती है। और अर्थ आप समझिएगा, अर्थ क्या है कि अर्थ ऐसी नहीं है जैसे हम लोग बना रहे हैं, ये तो खाली हम लोग समझने के लिए फिनोमेनास को, अर्थ को इस तरह बनाते हैं। लेकिन एग्जैक्टली अर्थ कैसी है, अर्थ इज टिल्टेड है कि नहीं,
अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड है, तो जितनी भी लाइंस आपको सीधी दिख रही हैं वो आपको तिरछी दिखने लगेंगी, है कि नहीं? और जब तिरछी दिखेगी, इमेजिन दिस सिचुएशन, मैं भी आपको बना के दिखाऊंगा डायग्राम, आई विल शो यू, तो आपको समझ में आएगा ट्रॉपिक्स के बीच में सन कैसे रहता है। एनीवे, राइट नाउ आपको समझने की बात यह है कि हम इसको ट्रॉपिक्स 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ यहां पर इसलिए रहता है क्योंकि सन बेसिकली इसी के बीच में ज्यादातर लोकेशन सन की रहती है, एंड सन डज नॉट गो बियॉन्ड दीज पॉइंट्स, इसीलिए ज्यादातर हीट कहां होती है? इसी एरिया में होती है। ठीक है, चलिए बैक टू दिस, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ये हो गया, ठीक बात है। अब ये जो लाइन है दिस इज 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये जो लाइन है दिस इज 66.5 डिग्री साउथ, ठीक बात है। अब जरा देखिएगा, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो ट्रॉपिक्स हैं यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक, दिस इज दी पोजीशन जहां पर सन की हीट सबसे ज्यादा होती है, राइट। इसका मतलब यह है कि इंटेंस हीटिंग आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी, ये वाले एरिया में, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में आपको ज्यादातर हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब हीटिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब यह है कि इक्वेटर पे क्या होगा? सबसे ज्यादा हीटिंग हो रही होगी। सबसे ज्यादा हीट होने का मतलब क्या है कि जो इक्वेटर के ऊपर की जमीन होगी, जमीन पे सबसे ज्यादा गर्मी होगी, और जो जमीन होगी इक्वेटर पे, उसके ऊपर की हवा वो जल्दी गर्म हो जाएगी, और जब हवा गर्म हो जाएगी तो मैंने आपको क्या बताया है कि वो हवा ऊपर उठ जाती है। तो बच्चों देखिए यहां क्या हो रहा है कि बिकॉज यहां पर हीटिंग सबसे ज्यादा होगी इक्वेटर पे, तो देखिए यहां पर हीटिंग के बाद क्या होगा, ये जो है विंड कुछ इस तरीके से गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाएगी। ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी? ठीक है, अब ये विंड ऊपर उठ गई। ऊपर उठने के बाद मैंने आपको क्या बताया है लास्ट लेक्चर्स में कि जब हवा एक बार ऊपर जाती है तो एक टाइम के बाद वो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद मैंने आपको डायग्राम्स बनाए थे कि वो ऐसे ऊपर जाती है और फिर डिफ्लेक्ट हो जाती है ऐसे। तो देखिए ये वाली हवा जो ऊपर गई, अब वो कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई। जब वो डिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, और ये वाली डिफ्लेक्ट हो गई नीचे, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट हो गई ऊपर को, ये डिफ्लेक्ट हो गई नीचे। एक टाइम बाद क्या होगा, वो हवा ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद क्या होता है कि हवा भारी हो जाती है। गर्म हवा हल्की होती है, ठंडी हवा भारी होती है। तो ये हवा ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद एक टाइम बाद ये भारी हो जाएगी, और ये हवा फिर नीचे डिसेंड कर जाएगी इस तरीके से। ये हवा नीचे आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए जरा, ये हवा नीचे आ गई, समझिएगा आप बात को यार। ये जब हवा यहां पर आ गई तो अब ये बताइए इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन कैसी मूव कर रही है? ये हवा ऐसा मूव कर रही है कि नहीं भाई? इसको आप ऐसे इमेजिन करिए कि यहां से विंड जो है ऐसे उठी होगी, हवा ऐसे घूमेगी और फिर यहां डिसेंड करेगी। जब इस पर डिसेंड करेगी तो कुछ ऐसे चल रही होगी भाई। एक विंग इधर आएगा इस हवा का, है कि नहीं, और एक विंग जब डिसेंड किया तो एक विंग ऊपर निकल जाएगा हवा का। भाई डिसेंड यहां कर रही है ना, तो एक तो नीचे आ जाएगा, एक ऊपर चला जाएगा। तो जब हवा नीचे डिसेंड करी, मैंने आपको क्या बताया है कि व्हेनेवर द विंड इज मूविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स इट्स राइट। तो इस विंड का राइट क्या हुआ? इस विंड का राइट हो गया ये ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और यहां जो विंड आई है ये वाली जो विंड आई है, ये भी क्या होगा, एक डायरेक्शन इसका ऐसे जाएगा, एक डायरेक्शन इसका नीचे जाएगा। और मैंने सदर्न हेमिस्फीयर के लिए क्या बताया है कि जब भी कोई विंड सदर्न हेमिस्फीयर में चलेगी तो वो अपने डिफ्लेक्ट कर जाएगी लेफ्ट को। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, दिस डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। तो यहां पर डिफ्लेक्शन कैसा देखने को मिलेगा? देखिए ये विंड जा रही है तो मैंने क्या बताया, इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। इसका मतलब इसका लेफ्ट क्या हो गया, ये हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि पूरे अर्थ पे अगर यहां पर आप देखिए ये इस तरह का विंड मूवमेंट हो रहा होगा, है कि नहीं? इस तरह से विंड चल रही है, और नीचे वाली विंड्स कुछ ऐसे चल रही होंगी, एक इधर जा रही होगी, ठीक है। अब आपको पूरा समझ में आएगा कि भैया पूरे प्लैनेट्स पे हवाएं चल कैसी रही हैं। और ये वाली देखिएगा अब क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है, इसका डिफ्लेक्शन होता जाएगा, इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है टुवर्ड्स द लेफ्ट। कोरियोलिस फोर्स यही कह रहा है ना, देखिए कोरियोलिस फोर्स यही कह रहा है, ठीक है। और इसका डिफ्लेक्शन होगा टुवर्ड्स द राइट, तो ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। आप विंड के डायरेक्शन में राइट देखिएगा, आप ऐसे मत देखिएगा अरे सामने से दिख रहा है सन ने तो लेफ्ट डिफ्लेक्ट कर दिया। अरे विंड की डायरेक्शन से, विंड का डायरेक्शन ऐसे है, नीचे को है, तो उसका राइट क्या होगा विंड का डायरेक्शन का? विंड के डायरेक्शन का राइट ये होगा। अगर विंड ऐसे चल रही है तो इसका राइट क्या होगा, ये वाला राइट होगा। ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से विंड ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन हो रहा है विंड्स का। अब देखिए समझिएगा, अपना इंडिया कहां पर लाई करता है? अपना इंडिया लाई कर रहा है बच्चों ये वाला एरिया, ये है इंडिया का,
सपोज इंडिया लाई करता है यहां पर, भाई अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है ना इंडिया से, तो कुछ ऐसे निकलता है गुजरात के पास से, है कि नहीं? कुछ ऐसे ही होता है ना इंडिया का सीन। ठीक है, रफ इमेज है खाली इंडिया की, तो इंडिया कुछ ऐसे होता है। अब यार ये बताओ कि इंडिया में, थोड़ा सा मैं इसको और ठीक करूं वरना आप लोग उसको समझोगे नहीं। देखिए जरा, मैंने बताया कि इंडिया में क्या हो रहा है कि ये विंड्स कुछ इस तरह से चल रही है। ये हो गया अपना साउथ वाला, ठीक है, ये हो गया अपना कुछ बांग्लादेश निकल गया, और ये अपना ऐसे आ गया, ठीक बात है, ठीक है, ये अपना कुछ चला गया कश्मीर के तरफ, ठीक है। अब देखिए जरा क्या हो रहा है। अब मैंने आपको बताया कि मानसून जब इंडिया में आता है तो हवाएं ऐसे आती हैं, ऐसे ही बताया मैंने कि हवाएं सर तो ऐसे चलती हैं। अब ये बताओ हवाएं ऐसे चल कहाँ रही हैं? पर आपको लगेगा सर ये क्या कर रहे हो आप तो कह रहे हो हवा ऐसे चल रही है। तो बच्चों वही मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, नॉर्थ ईस्ट से इंडिया में हवाएं यहां से चलना शुरू करती हैं, और ये हवा चलती है विंटर सीजन में, और कुछ हवा जो होती है वो यहां पर पानी इकट्ठा करती है बे ऑफ बंगाल से और तमिलनाडु को बारिश देती है। लेकिन मानसून सीजन में क्या होता है, ये जो हवाएं हैं ये वाली जो यहां चल रही हैं आपकी इक्वेटर के नीचे, होता यह है कि ये हवाएं जो हैं इक्वेटर को क्रॉस कर जाती हैं। अब ये इक्वेटर को क्रॉस क्यों कर रही हैं, आपको अभी इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, वरना लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, मैं उस पर आपको नहीं ले जाऊंगा, आपके एनसीईआरटी के लेवल पे मैं आपको रोक रहा हूं। फिर भी आपको इतना जरूर बता दे रहा हूं ताकि आपकी जिज्ञासा मिटी रहे कि ये जो हवाएं चल रही हैं, देखिए ये जब ये हवा अभी देखिए ऐसे चल रही है ना, अब ये हवा ऊपर जाएगी, जब ये हवा इक्वेटर को क्रॉस करेगी तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया है कि अभी तो भैया चूंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में है तो विंड के डायरेक्शन से लेफ्ट की तरफ मुड़ेगी कोरियोलिस फोर्स, लेकिन जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी अब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगी। जब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गई तो अब ये अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं? इसका मतलब हवा जब यहां से क्रॉस कर रही है ऐसे, जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी तो अब ये क्रॉस करने के बाद डायरेक्शन उसका ये नहीं रह जाएगा, अब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, होगी कि नहीं? फिर इस विंड का डिफ्लेक्शन कहां होगा? ऐसे, इसका डिफ्लेक्शन कहां होगा? ऐसे, और इस तरह से फिर इंडिया में हवाएं जो हैं वो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं ना कि हवाएं ऐसे चलने लगती हैं, हवाएं ऐसे आती हैं इंडिया में। देखिए मैंने आपको यहां पर भी ऐसे ही बनाया है घुमा के, तो वो रीजन है कि यही हवा जो सदर्न हेमिस्फीयर में चलती है वो ऊपर निकल जाती है इक्वेटर क्रॉस करके और इंडिया में बारिश करने लगती है। अब वो इक्वेटर क्रॉस क्यों करती है? सिंपल सा रीजन वैसा उसका ये है, मैं आपको बता सकता हूं, वो ये है इसका रीजन कि भैया अभी आपको तो ये अर्थ ऐसी दिख रही है, लेकिन मॉनसून जब एक होता क्या है, एग्जैक्टली क्या है कि अपनी अर्थ कुछ ऐसी नहीं है। अपनी अर्थ अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली कैसे दिखती है मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अपनी अर्थ कुछ इस तरह से है, यहां पर देखिए ये बना दे रहा हूं, अपनी अर्थ का टिल्ट कुछ ऐसे है, अर्थ इज टिल्टेड, है कि नहीं? तो ये होता है 0 डिग्री इक्वेटर, ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये होता है हमारा 23.5 डिग्री साउथ, फिर होता है 66.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये होता है कि नहीं होता है? एग्जैक्टली अपनी अर्थ तो कुछ इस तरह से दिख रही होती है, ठीक है? ये होता है नॉर्थ पोल और यहां होता है साउथ पोल, अपनी अर्थ टिल्टेड है। अब देखिए इमेजिन दिस सिचुएशन कि अगर यहां पर सन है, ये सन है, तो सन की जो भाई इक्वेटर कहां है, ये अभी तक मैं आपको क्या बता रहा हूं कि मैक्सिमम हीट यहां पड़ रही है, लेकिन अगर आप देखिए इन रियलिटी तो मैक्सिमम हीट आपको जो पड़ने का रीजन दिखेगा भाई सन की हीट कहां से कहां तक पड़ेगी, ये मैक्सिमम हीट पड़ेगी ना सन की। ये देखिए ये जो जोन होगा अर्थ का, ये दिस इज द जोन जहां पर मैक्सिमम हीट आपको सन की देखने की मिलेगी। इसका मतलब जो इक्वेटर है, अर्थ का इक्वेटर तो ये है, लेकिन एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द सन की हीटिंग की वजह से ये इक्वेटर अर्थ का बन जाता है, थर्मल इक्वेटर बोलते हैं। मतलब अर्थ गर्मी की वजह से, सन की गर्मी की वजह से, सन की हीटिंग की वजह से जो अर्थ का इक्वेटर है वो चेंज हो जाता है। ये लाइन तो बनी है 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 0 डिग्री, ये तो खाली इमेजिनरी लाइंस हैं, ऐसी लाइन कोई आपको अर्थ पे दिखेगी थोड़ी, ये तो हम लोग ने बनाई है। तो बेसिकली क्या होता है जब अर्थ टिल्टेड है तो देखिए क्या हो रहा है कि मॉनसून सीजन में, अब देखिए ये इक्वेटर बन गया, ये इक्वेटर खत्म हो गया ये वाला, अब ये इक्वेटर बन गया। इक्वेटर भाई अभी तक क्या कर रहा था कि ये वाली विंड्स है, जो ग्रीन वाली लाइन देखिएगा, अभी तक हो रहा था कि भैया ये वाली विंड्स कुछ ऐसे जा रही हैं तो ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे सदर्न हेमिस्फीयर में, ये वाली विंड्स ऐसे आ रही हैं तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगी ऐसे। लेकिन क्या हुआ कि अब ये इक्वेटर ये है, हमारा इंडिया यहां पर है, देखिएगा ये हमारा इंडिया का सीन है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अब हमारा इक्वेटर ये नहीं रह गया, ग्रीन वाला लाइंस जो है वो इक्वेटर नहीं है, अब हमारा इक्वेटर ये वाला है,
ये इक्वेटर है, तो ये डिफ्लेक्ट किया इसने लेफ्ट को, जब ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी तो अब ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी राइट को। इस तरह से हमारे इंडिया में मॉनसून आ जाता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा इसको रिवाइंड करिए वीडियो को बार बार और आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर जो अभी आपको दिख रहा है ये अर्थ कुछ ऐसी की जगह ऐसी हो जाएगी, और जब ऐसी होगी तो ये विंड्स जो आपको दिख रही हैं ये और ऊपर पहुंच जाएंगी, तो अर्थ इंडिया में बारिश होने लगती है। इसलिए बोलते हैं रिवर्सल ऑफ सीजन, यानी मॉनसून मतलब मौसम, मौसम मतलब रिवर्सल ऑफ सीजन। तो ये हो गया हमारा कोरियोलिस फोर्स। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए अर्थ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आती हैं। तो मैं काम कर रहा हूं आपको एग्जैक्टली दिखाने के लिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम और बना देता हूं, देखिए जरा, जस्ट सी दिस गाइस। अब देखिए अर्थ कुछ अपनी ऐसी है, टिल्टेड है, ये अपना अर्थ टिल्टेड है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये तो अर्थ टिल्टेड है, और अपना इंडिया एग्जैक्टली भैया ये तो अपना अर्थ का सिनारियो है, ठीक है। दिस इज 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 66.5 डिग्री साउथ। अब देखिएगा मैंने क्या बताया कि बिकॉज ऑफ दी सन की हीटिंग, यहां जो सन की हीटिंग हो रही है ये सन है आपका, ठीक है। अब सन की वजह से क्या होता है भाई, ये तो इमेजिनरी लाइंस हैं, सन की वजह से क्या होगा कि सन की सबसे ज्यादा रेस कहां पड़ेंगी, यहां पड़ेंगी सबसे सीधे। तो बेसिकली इक्वेटर कहां होना चाहिए, इक्वेटर कहां होना चाहिए, इक्वेटर तो ये होना चाहिए ना। तो इसको बोल देते हैं भाई अर्थ का इक्वेटर, तो फिर ये हो गया, ये तो खाली हमारे कैलकुलेशंस के लिए हो गया कि 0 डिग्री इक्वेटर ये है, लेकिन एक्चुअली में गर्मी में क्या होता है कि व्हेन अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन तो हमारा इक्वेटर ये बन जाता है। जब हमारा इक्वेटर ये बन गया तो हमारा अब क्या होगा 23, ये इक्वेटर हो गया, ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, समझिएगा जरा। दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से हो गया। ये लाइंस मैंने एक्चुअली सीधी बना दी है, इसको थोड़ा तिरछा कर लीजिए। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। अब एक जो नीचे लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी हो जाएगी। डिफरेंस दिख रहा है आपको? तो हमने अभी तक सीधी लाइन बना के पढ़ रहे थे, दैट वाज जस्ट अ मॉडल, हम समझने के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन रियल सेंस में सिनेरियो ऐसा होता है। अब देखिए कोई विंड अगर चल रही है, अपना इंडिया कहां पर है, ये है अपना इंडिया, ठीक है। ये अपना इंडिया है। तो अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि विंड जो है अगर सदर्न हेमिस्फीयर में, भाई ये सदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा ना, इक्वेटर सन की हीटिंग की वजह से इक्वेटर यहां पहुंच गया, ये इक्वेटर पहुंच जाता है समवेयर 5 डिग्रीज ऊपर चला जाता है, ठीक है। ये 5 डिग्री का शिफ्ट होता है, तो 5 डिग्री के शिफ्ट की वजह से 5 डिग्री का शिफ्ट हो गया, समझिएगा। यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट और लेके आ रहा हूं आपके लिए। 5 डिग्री का शिफ्ट हुआ तो अर्थ यहां जब विंड चली तो ये विंड क्या हुआ, दिस विंड बेसिकली गॉट डिफ्लेक्टेड, और वो डिफ्लेक्शन कहां होगा, टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। भाई सदर्न हेमिस्फीयर यही होगा ना कि नहीं होगा? आई होप ये चीज आप क्लिक कर पा रहे होंगे कि सदर्न हेमिस्फीयर अभी कहां होगा, ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर होगा, है ना। तो क्या होगा कि जब ये विंड यहां से क्रॉस करेगी तो जैसे ही ये विंड ऊपर निकलेगी ग्रीन वाली, जैसे ये इक्वेटर को क्रॉस करेगी, अब ये अपने यहां पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स दी राइट, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में कहां, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहां डिफ्लेक्शन होना है, राइट की तरफ होना है। तो बेसिकली क्या होगा कि ये विंड ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यही विंड क्या होती है, इसको बोल देते हैं हम लोग साउथ वेस्ट मॉनसून। आई होप ये चीज आपको यहां क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून। लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, जब हमारे यहां सर्दियां होती हैं तो अर्थ का टिल्ट ऐसा ना होके अर्थ कैसे टिल्टेड होती है, जस्ट सी, एक बार फिर देखिए आप, सन यहीं पर है लेकिन अब अपनी अर्थ कैसे टिल्ट होगी, ऐसे टिल्टेड होगी, ठीक है। एक बार देखिए, दिखा देता हूं, अच्छे से दिखा देता हूं कि दोनों में फर्क क्या आता है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। देखिए अब अर्थ का टिल्ट कुछ इस तरह का, अरे यार देखिए, तो अर्थ का टिल्ट कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अब अपना ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, ये हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया 66.5 डिग्री साउथ।
ये हो गया अपना साउथ पोल और अभी हो गया नॉर्थ पोल। तो देखिए ये फर्क यहां पर आता है। अभी तक ये हो गया था अपना नॉर्थ पोल, ये था अपना नॉर्थ पोल और ये था अपना साउथ पोल। अर्थ ऐसे टिल्टेड थी, लेकिन क्या हुआ कि अब इमेजिन करिए मैं हूं सन, ठीक है, मेरे अगर अर्थ इस साइड पे है टुवर्ड्स माय राइट हैंड, तो अर्थ ऐसे टिल्टेड है मेरी तरफ, ये आपको दिख रहा है, द अर्थ इज टिल्टेड टुवर्ड्स मी, है कि नहीं, मैं सन हूं, तो मेरी हीटिंग कहां पर हो रही है, यहां पर। लेकिन इस सिनेरियो में देखिए, जब अर्थ चक्कर काट के ऐसे चक्कर काटेगी और मेरे लेफ्ट में आ जाएगी, सन के लेफ्ट में आ गई, मैं सन हूं, तो अब देखिए कौन सा हिस्सा मेरे सबसे नजदीक है, देखिए कहां पर आ गई अर्थ, भाई अर्थ का कौन सा हिस्सा नजदीक हो गया, अपना इंडिया कहां पर है, इंडिया अपना यहां पर है, यह है अपना इंडिया, 23.5 डिग्री पे होना है ना, यह है अपना इंडिया। तो अब मेरे नजदीक कौन सा हिस्सा है यार, अब तो मेरे नजदीक आप देखो कुछ और हिस्सा आ गया, अब अर्थ का इक्वेटर तो ये बन गया, है कि नहीं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया, यानी अब मेरे नजदीक ये वाला सदर्न जो इंडिया है, सदर्न सॉरी अर्थ का जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो मेरे नजदीक आ गया है। तो इसलिए जब हमारे यहाँ गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में सर्दी है कि नहीं, जब हमारे यहाँ गर्मी है तो ऑस्ट्रेलिया सन से दूर होता है, इस वजह से यहाँ सर्दी पड़ती है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होने लगती है इस सिनारियो में, देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर सन से क्लोज आ गया है, इंडिया यहाँ पर दूर हो जाता है, इस वजह से हमको इंडिया में सर्दी हो जाती है और सदर्न ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त गर्मी होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। तो बेसिकली यहां मैं आपको इतना समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से ये विंड का डिफ्लेक्शन होता है। नॉर्मल सिनारियो में अभी क्या होगा, अभी तो विंड ऐसे ही चलेंगी, ठीक है, अभी तो विंड ऐसे ही चलेंगी, बाद में फिर ये विंड का रिवर्सल हो जाता है। तो आप बेसिकली ध्यान इतने पे दीजिए, अगर आपको ये चीजें ये समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अदरवाइज आपको इसमें जाने की अभी जरूरत नहीं है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, लेकिन हाँ आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं है, एनसीईआरटी को एक एक लाइन समझनी है तो आपको ये चीज जरा समझना बहुत जरूरी हो जाती है, ठीक है। चलिए तो मैंने आपको कोरियोलिस फोर्स बता दिया जो एक छूट गया था, और मैंने आपको एक टॉपिक और बता दिया। अब आप हम पढ़ेंगे ना कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडियन मॉनसून को बताते हैं, तो आप जरा खोल लीजिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 30, और 30 में आप देखिए वहां पर लिखा है 5 पॉइंट्स दिए हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है उसमें कि क्या रीजन है मॉनसून का, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये मैं आपको कल वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि भैया चूंकि जमीन और पानी का डिफरेंशियल हीटिंग होती है, जमीन में जल्दी हीट गर्म हो जाती है, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है, पानी जल्दी गर्म नहीं होता है, तो जो चीज जल्दी गर्म होगी उसके ऊपर की हवा भी जल्दी गर्म हो जाएगी, उसके ऊपर की हवा जल्दी गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर उठ जाएगी क्योंकि हल्की हो जाएगी। पानी के ऊपर क्या होगा, इतनी हवा गर्म हुई नहीं तो वहां पर हाई प्रेशर हो गया क्योंकि प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। इंडिया के ऊपर क्या होगा, इंडिया की जमीन पे जमीन गर्म हो गई, जमीन के ऊपर की हवा गर्म हो गई, वो हवा हल्की हो गई, वो हवा ऊपर उठ गई तो वहां लो प्रेशर हो गया। जहां भी सन के एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, जहां भी सन की रेस पड़ रही होंगी ज्यादा वहां पर जमीन ज्यादा गर्म हो रही होगी, जमीन ज्यादा गर्म होने का मतलब है कि वहां पर हवा ज्यादा गर्म होगी, वहां हवा ज्यादा गर्म होने का मतलब यह है कि हवा ऊपर उठ जाएगी। क्यों, क्योंकि हवा हल्की हो जाएगी, और जब हवा हल्की होती है ऊपर उठ जाती है तो वहां लो प्रेशर बन जाता है। ये फॉर्मूला, ये लाइन इतनी जो मैंने आपको बोली 15-20 सेकंड की, उसको रट लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर मैंने आपको बता दिया पहला रीजन जो मॉनसून का दिया है आपके एनसीईआरटी में कि डिफरेंशियल हीटिंग होता है लैंड एंड वाटर में, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, उसकी वजह से मॉनसून होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आपको कई बार से बता भी रहा हूं कि भैया बिकॉज मॉनसून में क्या होता है, इंडिया के ऊपर क्या होता है, गर्मी पड़ती है, गर्मी पड़ी, ज्यादा हीट पड़ी, ज्यादा हीट पड़ने का मतलब क्या हुआ कि जो इंडिया के ऊपर की जमीन है उस पर गर्म हवा गर्म हो गई, हवा गर्म होने से क्या हुआ, इंडिया के ऊपर लो प्रेशर आ गया, जबकि यहां हाई प्रेशर बना रह गया, यहां हाई प्रेशर हो गया, यहां लो प्रेशर हो गया। इसकी वजह से बिकॉज देयर इज अ डिफरेंशियल हीटिंग इन लैंड एंड वाटर एंड डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑल्सो इन लैंड एंड वाटर, इसकी वजह से मॉनसून होता है। ये हाई प्रेशर हो गया, लो प्रेशर हो गया, तो हवा तो फिर ऐसे बहेगी ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस वजह से यहां पर विंड्स होता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो मैंने आपको यहां बताया। देखिए एक्चुअली इक्वेटर ये है अर्थ का 0 डिग्री, क्योंकि अर्थ इज टिल्टेड, अर्थ जो है वो टिल्टेड है अपने एक्सिस पे, ये आपने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आए हो कि अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, राइट। और इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि जब सन की रेस पड़ रही है तो इक्वेटर तो ये है, लेकिन बिकॉज ऑफ द हीटिंग अर्थ का इक्वेटर शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। देखिए 5 डिग्रीज शिफ्ट हो गया, जैसा मैंने आपको बताया देयर इज अ शिफ्ट इन 5 डिग्रीज ऑफ दिस इक्वेटर। तो बेसिकली अर्थ का इक्वेटर यहां होना चाहिए था, लेकिन सन की रेस तो सीधे पड़ रही है ऐसे। जब सन की रेस सीधे पड़ रही है, थोड़ा सा इसको यहां पर मैं आपको और वो कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये ना लगे। देखिए ये है, ये हीटिंग हो रही है सन की,
ठीक है। तो बेसिकली अब क्या हुआ कि ये आपने देखा ना कि किस तरीके से जो एक्चुअल इक्वेटर था वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। इक्वेटर होना यहां चाहिए था लेकिन ऊपर चला गया। तो 5 डिग्री यहां पर जो शिफ्ट हो जाता है, इससे क्या होता है, ये जो चीज बना भाई ये तो इक्वेटर हो गया, लेकिन इस येलो वाली लाइन की वजह से ये जो चीज बनी, ये जो बेल्ट निकल के आई 5 डिग्री ऊपर नीचे, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो बेसिकली थर्मल हीटिंग की वजह से, थर्मल हीटिंग, इक्वेटर की हीटिंग नहीं, थर्मल यानी सन की हीटिंग की वजह से जो इक्वेटर बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ITCZ, और वो नॉर्मल इक्वेटर के 5 डिग्री ऊपर होता है इन दी समर सीजन, आपके एनसीईआरटी में है। लेकिन वही चीज क्या होता है जब सर्दियां आती हैं, तो अभी जो ये इक्वेटर बना हुआ था यहां पर, ये 0 डिग्री इक्वेटर था, लेकिन वो इक्वेटर देखो क्या हुआ, सन की हीटिंग की वजह से क्या हुआ, वो इक्वेटर यहां पहुंच गया, ये पहुंच गया इक्वेटर। ये जो आपको व्हाइट लाइन दिख रही है ना यहां पर, ये है आपका ITCZ। तो बेसिकली क्या हुआ देखो आप, ये जो आपको रीजन दिख रहा है, दिस इज बेसिकली ITCZ इन दी विंटर सीजन। तो नॉर्मल जो इक्वेटर था ये वाला देखो 0 डिग्री, उससे ये 5 डिग्री नीचे आ गया। तो इन दी विंटर सीजन, इन विंटर सीजन क्या हो रहा है, ITCZ 5 डिग्री क्या आता है, 5 डिग्री कहां चला जाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन इन दी समर सीजन, आपके एनसीईआरटी में खाली समर सीजन का एग्जाम्पल देके आगे बढ़ गया है एनसीईआरटी की तो आदत है ये काम चोरी करने की, खाली आधी लाइन समझाएंगी वो। तो इन समर सीजन क्या बता रहे हैं वो कि देयर इज अ 5 डिग्री शिफ्ट ऊपर की तरफ, 5 डिग्री ऊपर चला जाता है। समझ में आ गया? ये बेटा वहां लाइन लिखी है, अगर आप इतना नहीं समझोगे तो वो लाइन समझ में नहीं आएगी, रट लोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। मैं पढ़ के बता दे रहा हूं, देखो वो पॉइंट देखिए एनसीईआरटी में खोलिए, पॉइंट नंबर 2 लिखा है द शिफ्ट ऑफ पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब इसका नाम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्यों है, इसको भी नहीं रटना है आपको। क्यों? क्योंकि देखिए ये है ट्रॉपिकल बेल्ट्स, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिकल है। अब दोनों विंड्स जो ऊपर से बह रही हैं और जो नीचे से बह रही हैं, ये कन्वर्ज होती हैं इस 0 डिग्री पे आके, इस वजह से उसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल, यानी दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में कन्वर्जेंस जोन, यानी वहां पर हवा कन्वर्ज हो रही है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं ITCZ। वो यहां पर यही लिखा हुआ है द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इन समर, यानी इन समर। देखिए क्या हो रहा है इन समर, मैंने क्या बताया आपको, इन समर ओवर दी गंगा प्लेन। तो ऑब्वियसली देखिए गंगा प्लेन, ये आपका गंगा प्लेन है, ठीक है। तो क्या होता है इन समर ओवर दी गंगा प्लेन, दिस इज क्या पोजीशन होती है, नॉर्मली पोजीशनड अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो देखिए एक्चुअली इक्वेटर ये था, ये टिल्ट वाला 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर चला गया ITCZ, ठीक है। ये उन्होंने खाली क्या लिखा है इन समर सीजन, देखिए पहली लाइन लिखी है इन समर, लेकिन मैं आपको इन विंटर ही बता रहा हूं, इन विंटर में ये सिचुएशन हो जाता है, 5 डिग्री नीचे आ जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। ऑलराइट, तो ये आपको समझ में आ गया, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा उसने लिखा है रीजन फॉर मॉनसून दिखा है। थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया इन ईस्ट ऑफ मेडागास्कर। अब जरा उसको भी समझ लीजिए आप, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए बच्चों भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज इंडिया, यहां आपको दिख रहा है ये वाला आपको पोर्शन दिख रहा है, ये है हमारा भारत। मैं आपको थोड़ा सा डार्किन कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये है अपना इंडिया, ठीक है, इंडिया हो गया। और ये है यहां पर जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, दिस इज समथिंग मेडागास्कर, ये एक जगह है जहां पर इसको बोलते हैं मेडागास्कर, ठीक है। ये हमारी इंडियन ओशन में लाई करती है, ठीक है। यहां पर आप देखिए जो दो आइलैंड्स दिख रहे हैं आपको, ये आइलैंड और ये आइलैंड, आप मुझे बताइएगा कि ये दो आइलैंड्स कौन कौन से हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको मजा आए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इन दोनों का देख के बताइएगा कि मेडागास्कर के ईस्ट में दो आइलैंड्स मिलते हैं, एक फ्रांस का आइलैंड मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम बताइएगा मुझे आप लोग, ठीक है। यहां पर तो बेसिकली यहां क्या लिखा हुआ है, थर्ड रीजन, कि जो मेडागास्कर है वहां पर क्या हो रहा है, हाई प्रेशर का जोन बन जाता है, मॉनसून का रीजन बता रहा है, दिस बेसिकली बिकम्स अ एरिया ऑफ हाई प्रेशर। जब ये वाला प्रेशर हाई बन जाता है, देखिएगा ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये जो बीच से लाइन जा रही है ये आपकी है 0 डिग्री इक्वेटर, और हम बात कर रहे हैं मॉनसून क्यों आता है। तो मतलब क्या हुआ कि अब क्या होगा, ये है हाई प्रेशर, तो इंडिया पे क्या होता है, इंडिया या तिब्बत,
ये तिब्बत है, चाइना है, चाइना तिब्बत में बन जाता है लो प्रेशर। तो ये चूंकि हाई प्रेशर है, वो चूंकि लो प्रेशर है, तो हवा जो है वो फ्लो करना शुरू करती है हाई प्रेशर से। पहले ऐसे जाएगी क्योंकि इक्वेटर के नीचे है, वो इक्वेटर के नीचे है, लेफ्टवर्ड्स रिफ्लेक्ट वो होगी, डिफ्लेक्ट होगी, एंड वंस एक बार ये इक्वेटर को क्रॉस कर जाएगी, भाई ये है इक्वेटर की लाइन, मैं आपको डार्क कर दे रहा हूं थोड़ा आपको, आपके लिए देखिए ये है इक्वेटर की लाइन, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा कि ये ऐसे चलेगी हवा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये अभी सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो टुवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्ट होगी। एक बार ये इसने इक्वेटर क्रॉस किया तो अब हवा डिफ्लेक्ट हो जाएगी टुवर्ड्स द राइट, और फिर ये हवा ऐसे बहने लगती है। यही हमारा होता है साउथ वेस्ट मॉनसून। अब बेटा आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लो, यही थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, पढ़िए जरा एनसीईआरटी। द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, मेडागास्कर के ईस्ट में, तो मेडागास्कर का ईस्ट कहां पर आएगा, जहां पर मैंने आपको हाई प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है, ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री साउथ। अब यार ये 20 डिग्री साउथ नहीं है क्या, क्योंकि देखो ये तो आपको जो लाइन दिख रही है दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, भाई ये तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 20 डिग्री होना ही चाहिए ना, थोड़ा ऊपर चले गए तो ये 20 डिग्री तो होगा, वही चीज यहां लिखा हुआ है 20 डिग्री साउथ ऑफ साउथ ओवर द इंडियन ओशन। द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हायर प्रेशर अफेक्ट्स द इंडियन मॉनसून। यहां पर भाई इस जगह कितनी हीटिंग हो रही है, इस जगह कितना हाई प्रेशर बना हुआ है, इसकी वजह से भी इंडिया के मॉनसून पे फर्क पड़ता है। मान लीजिए यहां पर हाई प्रेशर ना बने कभी अच्छे तरीके से, तो उतना लो प्रेशर यहां भी नहीं बनेगा। इसका मतलब इंडिया में जब देखते ना, कहते हैं ना कभी कभी यार इस साल बारिश नहीं हुई, तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं देयर जो प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए बहुत ज्यादा, वो नहीं हुआ। इस वजह से क्या होता है, ये प्रॉब्लम होती है कि मॉनसून नहीं आया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर बन गया, बहुत ज्यादा, तो उसमें क्या होगा कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर इतना बड़ा डिफरेंस होता है कि बहुत तेज हवाएं चलती हैं, और इस वजह से कभी कभी आप देखोगे बाढ़ आने लग जाती है, मुंबई में बाढ़ आने लग जाती है हर साल, है कि नहीं। तो यही रीजन होता है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तो हो गया अपना ये थर्ड पॉइंट मैंने, और फोर्थ पॉइंट आपको एक साथ समझा दिया। फोर्थ पॉइंट आप देखो क्या लिखा हुआ है, तिब्बतन प्लेटो गेट्स इंटेंसली हीटेड ड्यूरिंग समर। तो मैंने आपको बता दिया भैया, अब क्या होगा, ये है चाइना, दिस इज चाइना, ठीक है, ये है आपका तिब्बत, ये वाला एरिया है आपका तिब्बत का। तो तिब्बत और चाइना का रीजन इंटेंसली हीट होता है। अब मैंने क्या बताया, जब ये पोर्शन इंटेंसली हीट हो जाएगा तो इसके ऊपर की जो जमीन जो इस पे जमीन है, जमीन के ऊपर जो हवा है वो गर्म हो जाएगी। जब वो हवा गर्म हो जाएगी तो हवा ऊपर उठ जाएगी, और जब हवा ऊपर उठ जाएगी तो यहां पर लो प्रेशर का जोन बन जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है आपको, ठीक है। उस लो प्रेशर की वजह से भी क्या होगा, वहां पर इंडिया का मॉनसून डिफरेंट आएगा होगा। तो बेसिकली ये दोनों फिनोमेना चलते एक साथ हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में अलग अलग दिए हैं कि भैया इंडिया का मॉनसून डिपेंड करता है कि यहां पर हाई प्रेशर कितना बना, नंबर 3 पॉइंट लिखा हुआ है। नंबर 4 पॉइंट बनाया है उन्होंने कि भैया यहां लो प्रेशर कितना है। अरे भाई साहब, जब यहां हाई प्रेशर होगा तो यहां ऑटोमेटिक लो प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ मिला के पढ़ सकते हैं। और 5वां पॉइंट दिया है मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम्स मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि वो काफी ऊपर उड़ती हैं। जैसे मान लीजिए ये अर्थ दिख रही है आपको गोल, इमेजिन आप करिए आप स्पेस में हैं, आप स्पेस क्राफ्ट में हैं, आपको अर्थ दिख रही है, तो वो जेट स्ट्रीम्स को यहां पर ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रही होती है, ऐसे इस तरह से मूवमेंट चल रहा होता है, इस तरह से, ठीक है। तो जो यहां पर पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट, ऐसे पहाड़ दिख रहे होंगे, तो ये हवा कुछ ऐसे चलती हुए आती है, ऐसे आती है जेट स्ट्रीम्स, ऐसे आती है। यहां पर उसकी टकराहट होती है हिंदू कुश से, यहां पर मिलेगा आपको हिंदू कुश, ठीक है। हिंदू कुश में टकराने के बाद क्या होता है कि जो हवा ऐसे आ रही होती है, एक ऐसे निकल जाती है, जो चली जाती है हिंदू कुश के ऊपर, अफगानिस्तान से निकलते हुए चाइना को चली जाती है, और एक हिंदू कुश की टकराने के बाद इंडिया में घुस जाती है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम लोग वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, और इसकी वजह से भी भारत का मॉनसून जो है यहाँ पर डिसाइड होता है किस तरीके में मॉनसून होगा। तो आई होप ये आपको 5 पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मैंने इस पे बहुत आपको टाइम दिया, बहुत वो दिया, ताकि ये यही चीज कॉन्सेप्चुअल है। इसके बाद एल नीनो वाला पोर्शन और समझ लीजिए, चैप्टर खत्म। उसके बाद जो चीजें आएंगी ना, कोल्ड वेदर, समर सीजन, ये सब तो आपको पता ही है, आप लोग रही रहे हो, आप देखते ही हो, उसको इतना अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भैया मैं कोल्ड सीजन, हॉट सीजन, मैंने आपको दोनों ही समझा दिया। मैंने बता दिया समर सीजन में क्या होगा, मैंने बता दिया विंटर सीजन में क्या होगा। एक बार आप रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। खैर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखिए जरा आगे बढ़ते हैं।
तो बेसिकली इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या है, आपके इस बॉक्स में लिखा हुआ है, जरा देखिए वहां पर बॉक्स में लिखा है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर, है कि नहीं लो प्रेशर? भाई देखो ये लो प्रेशर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहां लो प्रेशर क्यों होगा, सन की हीट बहुत ज्यादा पड़ रही है, सन की हीट पड़ेगी तो क्या होगा इस रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन में जब सन की हीट पड़ेगी तो ये वाला रीजन जो होगा गर्म हो जाएगा, जब गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी ऊपर की जो हवा होगी वो भी गर्म हो जाएगी, जब हवा गर्म हो जाएगी तो हवा क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी, तो क्या हो जाएगा लो प्रेशर का जोन। वही बोल रहा है ITCZ को, वो क्या बोल रहा है, इट इज अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। इक्वेटर है कि नहीं है, इक्वेटोरियल लैटिट्यूड। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। पढ़िएगा आगे लिखा है, देखिए दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। तो बच्चों बताओ ये मैंने आपको डायग्राम सही किया कि नहीं किया बना के, आपके एनसीईआरटी में नहीं है डायग्राम ये, लेकिन आप ये डायग्राम समझिए क्योंकि आपकी ट्रेड विंड्स का जो यहां डेफिनेशन दिया हुआ है वो इसको बोल रहा है। क्या लिखा हुआ है, थर्ड लाइन पढ़िए उस ब्लॉक में जहां पर ITCZ को एक्सप्लेन किया गया है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को। वहां लिखा है कि दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट, यानी ये है नॉर्थ ईस्ट। हवा का नाम हमेशा वहां से रखा जाता है जहां से हवा चलती है, तो ये हवा चल रही है नॉर्थ ईस्ट से, ये नॉर्थ हो गया इंडिया का और ईस्ट से आ रही है तो उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ये हवाएं ऐसे आ रही हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट, और ये देखिए ये साउथ से आ रही है, साउथ, ये है वेस्ट, साउथ वेस्ट। तो जहां नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट विंड्स कन्वर्ज होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़िए, अब यहां पर उन्होंने बोला है कि अपार्ट फ्रॉम दिस, नीचे लास्ट वाला पैराग्राफ पे आइए, ये हमारा जो पैराग्राफ है ना, अपार्ट फ्रॉम दिस से लेकर जो अगला पूरा दिया है, सदर्न ऑसिलेशंस, एल नीनो, बस इतना ही चैप्टर आपका बचा है समझने के लिए। इसके बाद का जितना भी दिया है ना, ऑनसेट ऑफ मॉनसून, सीजन्स, हॉट सीजन, कोल्ड सीजन, ये सब हम पढ़ते चले जा रहे हैं, आपको रीड करना पड़ेगा, आप सब समझ जाओगे। चलिए इसको देखिए, पहले जो बता रहा हूं मैं, पेज नंबर 30 लास्ट पैराग्राफ। अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज ऑल्सो बीन नोटिस्ड, यानी इनके अलावा जो हम पढ़ रहे हैं इनके अलावा अब क्या है, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over southern oceans। यानी अगर सदर्न ओशन की बात करें, यानी ये वाले ओशन की बात करें, चूंकि यहां पर प्रेशर कंडीशंस चेंज होती हैं उसकी वजह से क्या होगा, ओवर द सदर्न ओशन ऑल्सो अफेक्ट दी मॉनसून, ये भी हमारे मॉनसून को अफेक्ट करता है। अब ये आपको एक तरीके से भूमिका बना रहा है कि एल नीनो क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि चूंकि सदर्न ओशन मतलब ये वाले ओशन जो साउथ में है, इक्वेटर के साउथ में पड़ते हैं, तो ये वाले ओशंस की बात कर रहा है। यानी समझ रहे हो, ये वाला जो जोन आप देख रहे हो ना, ये वाला जोन में यहां पर ये इसकी सदर्न ओशंस की बात कर रहा है, ये वाले ओशन की बात कर रहा है। यहां पर इन जगहों पे आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि प्रेशर में डिफरेंसेस आने लगते हैं, जिसकी वजह से कुछ फिनोमेना सामने आते हैं, और इसको बोल रहा है कि ओवर, यहां लिखा हुआ है ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर। ठीक है, क्या कह रहा है कि ओशन एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, तो ओशन में हाई प्रेशर होता है, एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन, अब ट्रॉपिकल यानी ये ट्रॉपिक्स हो गया, ट्रॉपिक हो गया, और ईस्टर्न इंडियन ओशन क्या हो गया कि भैया अगर ये बताओ, बताना जरा आप मुझे, तो देखिए अब यहां बताइए मुझे आप क्या हुआ कि ईस्टर्न इंडियन ओशन कौन सा हुआ, भाई इंडियन ओशन ये पूरा है, ये आपका इंडियन ओशन है कि नहीं, पढ़ा ही होगा आपने, दिस इज द एंटायर इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के दो पार्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये देखिए ऐसे डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो जो ईस्ट वाला, भाई ये हो गया ईस्टर्न इंडियन ओशन, ये हो गया हमारा वेस्टर्न इंडियन ओशन, हो गया कि नहीं हो गया। तो वो कह रहा है कि चूंकि ईस्टर्न इंडियन ओशन में यहां पर चेंजेस आते हैं प्रेशर में, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है कि मॉनसून फर्क पड़ता है। अब मैं आपको समझा देता हूं सीधे सीधे सिंपल भाषा में कि एल नीनो क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर जो भी चेंजेस, एक डेफिनेशन लिखी है वो पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए, तो ये कह रहा है कि नॉर्मली क्या होता है कि व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, समझिए क्या बोल रहा है, पेज नंबर 30 लास्ट पैराग्राफ थर्ड लाइन, normally when the tropical eastern south pacific ocean experiences high pressure, tropical eastern south pacific ocean, tropical eastern south pacific ocean। अब आगे देखिए, मैं आपको बताता हूं, देखिए जरा, ये आपने देखा, ये आप देख रहे हो, तो यार ये बताओ ये कौन सा ओशन है, दिस इज विच ओशन, दिस इज अटलांटिक ओशन, है कि नहीं, ये अटलांटिक ओशन है, ये क्या है, ये भी अटलांटिक ओशन है, भाई इक्वेटर के ऊपर नीचे दोनों जगह अटलांटिक ओशन है ना। ठीक है, ये वाला कौन सा ओशन है, ये वाला है पैसिफिक ओशन,
ये कौन सा है? दिस इज पैसिफिक ओशन। ये वाला क्या है? दिस इज पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब जरा समझना यार, ये पैसिफिक ओशन है तो ये वाला कौन सा है? ये भी तो पैसिफिक होगा भाई, अर्थ तो गोल है ना, ये भी पैसिफिक होगा। गेटिंग दिस पॉइंट? भाई अर्थ तो ऐसे गोल है, अर्थ का जो है सीन वो क्या है कि वो ऐसे गोल है। तो अगर आपको दिख रहा है अभी तक कि यार ये पैसिफिक है, फिर अर्थ ये भी तो पैसिफिक होगा। इमेजिन दिस, इस पूरे ग्लोब को अगर आप मोड़ दो किताब की तरह, अभी आप ऐसे देख रहे हो, आप अभी ये कॉर्नर देख रहे हो और ये कॉर्नर देख रहे हो किताब का, यानी ये कॉर्नर देख रहे हो और ये कॉर्नर देख रहे हो। इसको अगर आप मोड़ दोगे ऐसे तो पीछे आपको दिख नहीं रहा है कि यार ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया पीछे अटैच हो जाएगा, तो ये पैसिफिक ओशन तो ये भी पैसिफिक ओशन है ना। तो अब देखिए जरा, तो वो मैंने यहां पर दिखा दिया है, मतलब अब ये देखिए पैसिफिक ओशन है, यानी ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर आपको चाइना और इंडिया देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका साउथ अमेरिका। अभी आपको क्लियर कर देता हूं कैसे। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, यहां पर आपको मिलेगा इंडिया, और ये है आपका चाइना। जरा देखिए, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका जो मैंने बनाया अभी, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये है आपका, ये जो उस डायग्राम में दिख रहा है ना, वो ये वाला एरिया दिख रहा है चाइना। ठीक है, तो बेसिकली ये वो चीज है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर होता क्या है। देखिए, होता ये है कि ये जो यहां पर आपको साउथ अमेरिका दिख रहा है बच्चों, यहां पर एक कंट्री है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरू। इधर आपको कंट्री मिलेगा, उसको बोलते हैं पेरू। पेरू के बगल में एक करंट चलता है, इसको मैं रेड कलर से डिनोट कर, ब्लू कलर से डिनोट करूंगा। ब्लू कलर का मतलब क्या होगा? कोल्ड करंट। ठीक है, तो यहां से करंट चलता है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरुवियन करंट, पेरुवियन करंट। ठीक है, ये क्या है? ये है कोल्ड करंट। चूंकि ये कोल्ड करंट है, इसकी वजह से जो पेरू होता है, पेरू के कोस्ट पे पानी वहां पर ठंडा रहता है। ठीक है, कोल्ड करंट बह रहा है वहां पर, राइट। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये है अपना नॉर्थ पैसिफिक, ये है साउथ पैसिफिक ओशन। अब एग्जैक्टली एल नीनो में होता क्या है, सीधे सीधे वो समझिए आप। ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इस ग्लोब को मोड़ दोगे तो ये वाला एंड जो है, ये वाला, दिस पर्टिकुलर एंड और ये वाला एंड एक दूसरे से मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जब ये एंड मिल जाएगा तो व्हाट यू विल फाइंड, आपको कुछ इस तरह का इमेज देखने को मिल रहा है। समझिएगा अब क्या हो रहा है। देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज इंडिया। चलिए अब देखिए जरा, पूरा आपको समझ में आएगा किस तरीके से एल नीनो होता है। देखिए बच्चों, पहले एक डायग्राम ये समझ लीजिए, यहां पर आपको दिख रहा है ये है पेरू, इस जगह पे आपको दिख रहा है ये है पेरू, और जैसे मैंने बताया पेरू के पास एक करंट बहता है, ये जिसको ब्लू कलर से दिख रहा है आपको, ये है पेरुवियन करंट। ये करंट ठंडा होता है। ठीक है, चलो ठीक बात है। अब जरा देखिएगा क्या होगा, चूंकि ये करंट ठंडा है, कमिंग बैक टू इट, ब्लैक कलर, तो यहां पर क्या है कि ये करंट ऐसे बह रहा है, ये क्या है? कोल्ड करंट है। कोल्ड करंट का मतलब क्या हुआ? पानी ठंडा होगा। पानी ठंडा होने का मतलब क्या हुआ? गर्म तो होगा नहीं, इसका मतलब इसके ऊपर हवा भी नहीं उठेगी, क्योंकि पानी ठंडा है ना। गर्म होता पानी तो हवा ऊपर उड़ जाती हल्की होकर, लेकिन पानी ठंडा है, इसका मतलब ये जो है एक हाई प्रेशर का जोन होता है नॉर्मली। ठीक है, और इंडिया के पास यहां पर लो प्रेशर का जोन होता है, इंडिया में लो प्रेशर होता है। तो बेसिकली जो पानी है वो इस तरह से बहना शुरू करता है इंडिया की तरफ, हवाएं जो हैं वो इंडिया की तरफ बहेंगी। क्यों? क्योंकि भैया ये तो हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। तो ये एक नॉर्मल सिनारियो होता है जहां पर आपको इस तरह का सिनारियो देखने को मिलेगा कि भैया पेरू के पास, साउथ अमेरिका में पेरू के पास पानी ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोल्ड करंट बहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरुवियन करंट। ठीक है, पेरू करंट। ठीक है, पेरू करंट बह रहा है, ठंडा करंट है, और यही करंट बिकॉज ठंडा है तो यहां पर क्या होगा? हाई प्रेशर होगा। इंडिया में क्या होता है? लो प्रेशर होता है, क्योंकि जमीन के ऊपर गर्म हो गया। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे तो होगा क्या कि ये जो हवाएं हैं, पानी है, ये सारा कहां बहेगा? ये बहेगा इंडिया की तरफ। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं जाती हैं। लेकिन
जब एल नीनो का ईयर होता है, जब एल नीनो आता है, सो फॉर द रीजंस अननोन टू द जोग्राफर्स, अभी जोग्राफर्स को पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो जाता है, लेकिन होता क्या है कि पेरू के ऊपर जो पेरू के पास जो करंट है, पेरुअन करंट जो होता है, जो कोल्ड करंट होता है, फॉर रीजंस अननोन टू द साइंटिस्ट वो करंट गर्म हो जाता है। तो मतलब क्या होता है कि यहां का जो पानी होता है अभी तक ये ठंडा था, अब ये फॉर रीजंस अननोन ये पानी हॉट हो जाता है, ठीक है, ये पानी गर्म हो गया। अगर पानी ये गर्म हो गया तो क्या होगा कि भैया अब ये पानी गर्म हो चुका है, गर्म होने की वजह से यहां पर हवा जो उसके ऊपर होगी वो गर्म हो जाएगी। हवा गर्म हो जाएगी तो क्या होगा, हवा ऊपर उठ जाएगी। हवा ऊपर उठने से क्या होगा, ये जो अभी तक हाई प्रेशर का जोन था, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लो प्रेशर का जोन। अब जब ये लो प्रेशर हो जाता है तो इंडिया के ऊपर जो लो प्रेशर था, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाई प्रेशर का जोन। ये हाई प्रेशर हो गया। अब पूरा सिचुएशन रिवर्स कर गया है, यानी अब ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है। इसका मतलब अब हवाएं कुछ ऐसे चलने लगती हैं टुवर्ड्स दी पेरू। तो बेसिकली इस सिनारियो में जहां एल नीनो का ईयर होता है, जब भी एल नीनो का ईयर में क्या होता है कि इंडिया में पूरा ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा। इंडिया फेसेस ड्रॉट, इंडिया में पूरी तरह सूखा पड़ जाता है एक एल नीनो ईयर के अंदर। और ये होता है एल नीनो। एल नीनो मतलब नॉर्मल सिचुएशन रिवर्स हो जाती है। नॉर्मल सिचुएशन फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, पेरू करंट होता है, पेरू करंट इज अ कोल्ड करंट, ठीक है, ये क्या है, इट इज अ कोल्ड करंट, ठीक बात है। कोल्ड करंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि पेरू के आसपास का जितना एरिया है वो ठंडा रहेगा। ठंडा रहेगा इसका मतलब क्या हुआ कि वहां गर्मी नहीं पड़ेगी। गर्मी नहीं पड़ेगी इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर की हवा हल्की नहीं होगी और कभी ऊपर नहीं उठेगी, तो वहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर। लेकिन इंडिया पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर का जोन। एट द सेम टाइम जब यहां पर ऐसा होता है तो इंडिया में लो प्रेशर होता है, ये समझिए, बाप को मान लेना है, ठीक है, मानना है इसको। और जब एल नीनो ईयर आता है तो उस समय मैंने आपको बताया फॉर रीजंस अननोन टू द साइंटिस्ट, जोग्राफर्स, उनको ये नहीं पता चलता ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये कोल्ड करंट जो होता है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हॉट करंट। ये हॉट करंट में बदल जाता है, यहाँ का पानी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाता है। जब पानी गर्म हो जाएगा तो बेसिकली पानी के ऊपर की जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है, और हवा गर्म हो जाती है तो बेसिकली जो पेरू के आसपास का एरिया है वो गर्म हो जाता है। और जब वो गर्म होता है तो हवा वहाँ पर क्या होती है, हल्की हो जाती है। गर्म होने की वजह से हवा ऊपर उठ जाती है, एंड इस वजह से इस जगह एक लो प्रेशर बन जाता है। और इसी वजह से यहाँ जब कन्वर्ट करके आएंगे तो यहाँ पर इंडिया में वो कन्वर्ट होकर हाई प्रेशर बन जाता है। तो अब हवाएं जो अभी तक ऐसे चल रही थी वो इंडिया से दूर जाने लगती हैं, और जब इंडिया से दूर जाएंगी तो जो हवा इंडिया की तरफ मॉनसून ला रही थी, अभी तक ये मॉनसून ला रही थी इंडिया को, बारिश हो रही थी इंडिया में खूब, लेकिन जब उल्टा सिनारियो हो जाता है तो अब इंडिया में टोटल सूखा पड़ जाएगा, पूरा ड्रॉट सिनारियो इंडिया में हो जाएगा। एंड एट द सेम टाइम जब इंडिया में ड्रॉट पड़ेगा, क्योंकि सारी हवाएं अब पेरू की तरफ जा रही हैं, तो साउथ अमेरिका में फ्लड्स आने लगते हैं, बाढ़ आने लगती है साउथ अमेरिका में। क्यों? क्योंकि भाई अभी तक तो नॉर्मल सिनारियो था, कुछ नहीं था, लेकिन सारी हवाएं अब बहने लगी पेरू की तरफ, तो साउथ अमेरिका फेसेस फ्लड्स, और उस समय भारत में सूखा पड़ने लगता है। कितना अजीब और गरीब पूरा सिनारियो है। आई होप ये आपको एल नीनो समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इस मूवमेंट को, इस चेंज ऑफ प्रेशर को, जो प्रेशर चेंजेस होते हैं अपने इंडियन ओशन में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशंस। ये आपके यूज किया गया है, सदर्न ऑसिलेशंस। समझ में आ रहा है आपको? सदर्न ऑसिलेशंस हो रहे हैं कि नहीं? गर्म लो प्रेशर था, यहां हाई प्रेशर था, फिर चेंज हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया, ये लो प्रेशर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशंस, या फिर उसको बोलते हैं एसओ करके। लेकिन एल नीनो ईयर में क्या होता है, ये जो चीजें होती है रिवर्सल, ये बहुत ज्यादा हो जाती है, इंटेंसिफाई हो जाती है। इंटेंसिफाई मतलब सदर्न ऑसिलेशन में ये चीजें ऑलरेडी होती हैं कि हवा उल्टी बहने लगती है, लेकिन व्हेन इट इज एल नीनो ईयर ये चीज और इंटेंसिफाई हो जाती है, और ये हर 2 से 5 साल में आपको देखने को मिलता है। एवरी 2 to 5 years यू विल फाइंड कि इंडिया में सूखा पड़ता है, और हर 2 से 5 साल में एक बार बारिश कम होती है। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है कि इसे बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशंस, लेकिन जब यही सिनारियो एक एल नीनो ईयर के साथ जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस। ये भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आप देखिए जहां मैंने पूरा पैराग्राफ 30 नंबर पैराग्राफ को जो सेकंड साइड दिया हुआ है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब आता है आपका इसके बाद ऑनसेट ऑफ, कितना देर हो चुका है मुझे पता नहीं चल रहा है, 52 मिनट हुए हैं। खैर, तो ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल। अब इसके बाद आपको, ओहो कुछ यहां पर दिक्कत आई है, एनीवे खैर एनीवे, तो ऑनसेट ऑफ द मॉनसून बताया गया। अब मॉनसून कब आता है, तो भैया आपको पता है कि मॉनसून की शुरुआत जो है पूरा दिया हुआ है। मॉनसून आपका शुरू हो जाता है जून से, आपको देखने को मिलेगा, एंड टिल मिड ऑफ सितंबर,
तक आपको मानसून मिलेगा। तो जून से जो है एंट्री होती है मानसून की, जब एंट्री होती है तो उसको हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। इस वर्ड का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ये मैंने खाली आपको इस पेरू को समझाने के लिए मैंने पूरा फोटो लगाया था कि पूरे अर्थ पे इस तरह से करंट्स चलते हैं, ठीक है। अच्छा, टाइटैनिक वाला आंसर भी यहां पर मैं आपको बता देता हूं, टाइटैनिक क्यों डूबा था। देखिए क्या हो रहा है, मैंने क्या बताया था, टाइटैनिक क्यों उसको नहीं देखा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए टाइटैनिक समवेयर यहां से शुरू हुआ था ट्रैवल करना, ठीक है। दिस वाज द प्लेस साउथहैम्पटन, साउथहैम्पटन से टाइटैनिक निकला था, ठीक है। और टाइटैनिक को जाना कहां था, टाइटैनिक को जाना था न्यूयॉर्क, दिस वाज न्यूयॉर्क। और जब टाइटैनिक क्या हुआ कि जब यहां कहीं पहुंचा था इस पर्टिकुलर जगह पे, तो हुआ क्या, यहां पर वो डूब गया और यहां पर आइसबर्ग से टकरा गया। रीजन उसका ये था आइसबर्ग से टकराने का, क्योंकि बच्चों यहां पर देखिए एक कोल्ड करंट आ रहा है ऊपर से, जिसको बोलते हैं हम लोग लैब्राडोर करंट, ठीक है। एक कोल्ड करंट है लैब्राडोर, मैं इसको लिख दे रहा हूं स्पेलिंग, आप लोग बाद में देख भी सकते हैं उसको पीडीएफ डाउनलोड करके। एक है इसका लैब्राडोर करंट, ठीक है, ये है बेसिकली आपका कोल्ड करंट, ठीक है, दिस इज कोल्ड करंट। और जो नीचे से आपको दिख रहा है दिस इज बेसिकली अ गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है गल्फ स्ट्रीम। और ये आपको दिख रहा है रेड कलर से, तो रेड कलर का मतलब हो गया कि ये आपका था हॉट करंट, ठीक है, ये है गल्फ स्ट्रीम, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर हॉट करंट, तो ये हॉट करंट हो गया। तो जो भी लाइंस आपको दिख रही है रेड कलर से वो क्या है, वो हॉट करंट्स हैं, और जो भी आपको दिख रही है ब्लू कलर से वो क्या है, वो कोल्ड करंट है। तो जब भी एक हॉट और कोल्ड करंट कन्वर्ज हो रही होंगी उस जगह पे क्या होता है, जो कंडीशंस होती हैं बहुत फॉगी हो जाती हैं। जब भी ये सिचुएशन होती है, एक कोल्ड करंट और एक हॉट करंट मिलेगा तो कंडीशन कैसी हो जाएंगी, हमेशा फॉगी हो जाएंगी। और फॉगी होने की वजह से ही वहां टाइटैनिक के सेलर को नहीं दिखा कि आइसबर्ग है सामने। गेटिंग दिस पॉइंट। तो अर्थ पे जहां पर भी आपको दिखे कि हॉट करंट्स और कोल्ड करंट्स मिल रहे हैं वहां पर कंडीशंस फॉगी होती हैं। और इंपॉर्टेंटली मैं आपको बात बताऊं कि जहां पर भी हॉट और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वहां पर बहुत ही अच्छा फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं, वहां मछलियां बहुत मिलती हैं। तो आप देखोगे इस पर्टिकुलर जगह पे फिशेस बहुत मिलती हैं। सेम सिनारियो होता है अगर आप जापान के पास आ जाइए, देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहां आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए ये है एक हॉट करंट जिसको बोलते हैं कुरोशियो करंट, रेड कलर से है हॉट करंट। ऊपर से देखिए एक करंट आ रहा है ब्लू कलर का जिसको बोलते हैं ओयाशियो करंट। तो यहां पर ये करंट मिक्सअप हो रहा है इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे यहां पर कन्वर्ज हो रहा है। एंड दिस इज नथिंग, ये जो एरिया दिख रहा है दिस इज जापान। तो जापान इसलिए देखिए यहां पर भी फॉगी कंडीशंस हो जाती हैं और यहां पर भी बहुत ज्यादा फिशेस देखने को मिलती हैं। फिशिंग ग्राउंड यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया डायग्राम। मैंने आपको टाइटैनिक का भी आंसर दे दिया, मैंने कोरियोलिस फोर्स भी बता दिया, ठीक है, और हमने बाकी सब चीजें देखी ली। चलिए अब देखिए, तो बेसिकली क्या बताया, बर्स्ट ऑफ मॉनसून। बर्स्ट ऑफ मॉनसून में आपको क्या बता रहा था, ये है अगर इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया एंड दिस इज श्रीलंका। तो बेसिकली क्या है कि यहां से ये मॉनसून आता है ये, तो जब ये मॉनसून आता है तो बेसिकली ये मॉनसून दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है अरेबियन सी ब्रांच, एक होता है अरेबियन सी का ब्रांच, और एक होता है जो ऐसे निकल जाता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच में। ये आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो बेसिकली एक तो निकलता है अरेबियन सी में, एक निकलता है बे ऑफ बंगाल में। ये हो गया बे ऑफ बंगाल का ब्रांच। तो आप देखोगे कि तमिलनाडु उस चीज से रह जाता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि तमिलनाडु को बेसिकली यहां पर ये तमिलनाडु है और तमिलनाडु को यहां पर क्या है, बारिश नहीं मिलती है क्योंकि देखिए ये हवाएं ऐसे निकल जाती हैं। तो ये बेसिकली क्या है, बे ऑफ बंगाल का ब्रांच हो गया, ये हो गया अरेबियन सी का ब्रांच। आई होप ये चीज यहां क्लियर हो गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी यहां पर इस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है, तो इसको जब मॉनसून एंटर करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। बर्स्ट ऑफ मॉनसून, इसको बर्स्ट कहा जाता है। और मॉनसून से पहले आपको कुछ कुछ जगह आपको प्री मॉनसून बारिश देखने को मिलती है। प्री मॉनसून, उनको भी यहां पर अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। जैसे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लीज रिफर टू पेज नंबर, मैं आपको बता देता हूं, प्लीज रिफर टू पेज नंबर 33। और 33 पे देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम है उसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ नंबर 3 में लिखा है कि इन वेस्ट बंगाल दीज स्टॉर्म्स आर कॉल्ड एज काल एंड बैसाखी, ठीक है। और इसके नीचे क्या लिखा है देखिए,
टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ समर सीजन, जब समर सीजन खत्म हो रहा होता है, इसका मतलब मानसून शुरू होने वाला है, यानी प्री मानसून शावर्स आर कॉमन स्पेशली इन केरला। केरला में आपको इस जगह पे, ये केरला है, आपको इस जगह पे शावर्स देखने को मिलेंगे, प्री मानसून शावर्स। और इन प्री मानसून शावर्स को यहां पर क्या बोला जाता है, दे आर नोन बाय अ लोकल नेम एंड दैट इज कॉल्ड एज मैंगो शावर्स। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंगो शावर्स केरला कर्नाटका के एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंगो शावर्स बोलते हैं इनको। और देखिए क्या होता है कि जब हमारे यहाँ समर सीजन होता है, मॉनसून के आने से पहले की बात है, जब गर्मी पड़ती है तो बेसिकली हवा चलती नहीं है उस वक्त यूपी का ये जो एरिया होता है, ये जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, इन प्लेन्स में आपको देखने को मिलेगा कि एक बहुत ही ज्यादा हार्श टाइप की हवा चलती है, जिसको हम लोग लोकली क्या बोलते हैं, लोकली इट इज कॉल्ड एज लू, ये भी आपको बोला जाता है। सिमिलरली थंडर स्टॉर्म्स मिलते हैं आपको वेस्ट बंगाल में, जिसको बोला जाता है, मैंने आपको बताया वेस्ट बंगाल में, जिनको बोला जाता है काल बैसाख या काल बैसाखी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ये भी आपके यहाँ दिया हुआ है, काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में होती है। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब अरेबियन सी ब्रांच मैंने बताया कि ये शुरू होता है और 1 जून को यहाँ टकराता है, उसके बाद 10 जून तक। अब ये डेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, 1 जून को कहाँ है, 10 जून को कहाँ है, अरे जीपीएस थोड़ी लगा के बैठे हो, आगे पीछे तो वैसे ही हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भैया ये बताओ 10 जून को कहाँ रहेगा, 15 जून को कहाँ रहेगा, हम ऐसे लेके बैठे हो किलोमीटर कहाँ पहुंच गया, कहाँ नहीं पहुंच गया, ये सब याद नहीं करना है। तो बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए, जून से स्टार्ट करता है और वो जाता है सितंबर मिड तक। उसके बाद मॉनसून क्या करता है, जब मैंने बताया था कि ऐसे एंटर करता है, तो अब इसके बाद ये मॉनसून जो हमारा है, इट मूव्स लाइक दिस, इस तरह से ये मूव करता है, ठीक है, इस तरह से मूव करता है, ये मूव करता है इस तरीके से। तो जब इस तरह से मूव करते हुए जाता है, तो यहाँ वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल जो है, इसके ब्रांच से ये ऐसे यहाँ पर ये ऐसे मूव करता है और यहाँ पर बारिश कराता है असम में। तो बेसिकली जो बे ऑफ बंगाल का ब्रांच है, उससे बारिश कहाँ होती है, असम में होती है। इनफैक्ट यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो कि दिल्ली में बारिश भी बे ऑफ बंगाल के ब्रांच से ही होती है। ये देखिए, ये इस तरह जाता है, ये इस तरह पहुंचता है, ठीक है। बाकी ये होता है। इसके बाद क्या होता है कि चूंकि यहां पर अरावलीज मिलते हैं, उसको अरावलीज से ये मॉनसून विंड्स टकरा जाती हैं और वहां पर मॉनसून का एंड हो जाता है। उसके बाद यहां से मॉनसून रिवर्स करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का कंडीशंस बदल रही होती हैं। अर्थ अभी तक सन के क्लोज होती है, लेकिन अब अर्थ धीमे धीमे घूम के सन से दूर जाने लगती है। तो अब क्या होगा कि जो हीटिंग अभी तक अर्थ इंडिया के ऊपर हो रही थी, अब वो कम हो जाएगी, पानी के ऊपर ज्यादा होगी या मेडागास्कर के ऊपर ज्यादा कम होने लगेगी, राइट। तो अब कहीं और हाई प्रेशर, लो प्रेशर बढ़ने लगेगा। इसकी वजह से जो विंड्स हैं ये वापस रिट्रीट कर जाती हैं, ठीक है। और फिर बाद में सर्दियों में यू गेट दी नॉर्थ ईस्ट विंड्स, फिर नॉर्थ ईस्ट विंड्स चलना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों ही बता दिया, आप रीडिंग करोगे आपको यही मिलेगा, ठीक है। समर सीजन, जो सीजन लिखा हुआ है ना, कोल्ड वेदर सीजन और हॉट वेदर सीजन, एक्चुअली मैं आपको दोनों ही चीजें समझा चुका हूं। आपके ऑलरेडी पूरे लेक्चर में आपको सही समझा रहा था। आप रीड करोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने समझा दिया है। कुछ अगर छूट जाए तो मुझे बता देना, वरना मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरा मॉनसून ऑलमोस्ट आपको हर स्लाइड में बता रहा हूं, ऑलमोस्ट आपको हर स्लाइड में। देखिए मैंने यही बताया मॉनसून कैसे अफेक्टेड होता है, मैंने यहाँ पर क्या बताया, ये सब बताया, ये सब मॉनसून ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखिए मॉनसून बता रहा हूँ आपको, साउथ वेस्ट मॉनसून। ये देखिए आपको बता रहा हूँ कि समर में क्या होता है, समर सीजन में, विंटर सीजन में क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से हवाएं चलती हैं, यहाँ मॉनसून आता है। तो ये सब पूरा हर स्लाइड में हमने पढ़ा है। आप अगर इसको वहाँ रीड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए अब देखिए एडवांसिंग मॉनसून क्या है। बेसिकली जब मॉनसून निकल जाता है तो अब क्या होता है, मॉनसून एडवांस करता है, यानी रेनी सीजन आ गया, बरसात के महीने में बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला जो एरिया जो हम पढ़ रहे हैं, ये वाला चीज़, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि यही चीज़ें हैं। अब ये एडवांस कर गया, जब एडवांस कर गया तो रेनी सीजन आएगा कि नहीं आएगा, बारिश होगी होगी। वही चीज़ आपको यहाँ समझाई गई है, इसमें और कुछ भी नहीं दिया गया है। वही लो प्रेशर, वही हाई प्रेशर पूरा चैप्टर में दिया। मैं आपको 4 लाइनें पढ़ के बता दूं ताकि आपको ये लग जाए कि हाँ वही लिखा है कि नहीं लिखा है। देखिए पेज नंबर 33 पे देखिए एडवांसिंग मॉनसून में क्या लिखा है। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर लो प्रेशर कंडीशन, लो प्रेशर कंडीशन कहां पर, ओवर नॉर्दर्न प्लेन्स। इस जगह पे नॉर्दर्न प्लेन्स मैंने ये लिखे हुए हैं, यहां पर क्या करती है, इंटेंसिफाई कर जाती है, यानी बहुत ज्यादा हीटिंग होने लगती है। तो आपको पता ही है यूपी बिहार में कितना गर्म पड़ता है, बहुत गर्मी पड़ता है, लेकिन उतनी गर्मी आपको महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपका क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है ऐसे। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होगा कि चूंकि मैंने बताया था ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन 5 डिग्री ऊपर चला जाता है इक्वेटर। तो बेसिकली इक्वेटर जो अभी तक इंडिया के यहां से निकलता है, वो इक्वेटर शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ,
तो बेसिकली इक्वेटर यहां से निकलने लगता है इंडिया के, तो ये जो शिफ्ट होता है ये भी ऊपर चला जाता है, ये यहां से निकलने लगता है, तो बेसिकली जो इक्वेटर के पास ये वाला एरिया आ जाता है, इस वजह से इंटेंस हीटिंग इस जगह होने लगती है। ठीक है, यही चीज यहां लिखा है, इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स। तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं जो नीचे से चल रही होती हैं, ये देखिए ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, जो ट्रेड विंड्स चल रही है ये ट्रेड विंड्स कहलाती हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स। तो जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये इनको अट्रैक्ट करती हैं, और क्या होगा, दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये साउथ हो गया और ये ईस्ट से आ रही हैं, दीज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट ओवर दी वार्म सब ट्रॉपिकल एरियाज में है ये ऑफ द सदर्न ओशंस, दे क्रॉस द इक्वेटर, ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, ब्लो इन दी साउथ वेस्टर्ली, और फिर साउथ वेस्टर्ली बहने लग जाएंगे। भैया मैंने सब समझा दिया आपको, साउथ वेस्टर्ली एग्जैक्टली सेम लाइन लिखी है कि एक बार ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, फिर ये ऊपर डिफ्लेक्ट कर जाती है और इंडिया में बारिश कर देगी। वही चीज यहां लिखी है, देखिए, दे क्रॉस द इक्वेटर एंड ब्लो इन अ साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला। तो पर इंडियन पेनिनसुला में इसके बाद वो एंटर कर जाती है। यही मैं आपको यहां भी समझा रहा था, ये देखिए इंडियन पेनिनसुला में एंटर कर जाएगी, ये एंटर कर गई यहां पर। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको ये सब समझा दिया, एक बार आप इसको रीड कर लीजिएगा तो आपको वही चीजें देखने को मिलेंगी और कुछ यहां देखने को नहीं मिलेगा। रिट्रीटिंग मॉनसून मैं आपको बता चुका हूं, फिर से पेज नंबर 35 पे देखिए, रिट्रीटिंग मॉनसून वही चीज है, जब अरावली से टकरा जाते हैं तो वापस होना शुरू हो जाता है, वो रीड करेंगे आपको वही चीज मिलेगा। मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर वही चीज लिखने को मिलेगी कि भैया जब क्या होता है कि जब सर्दियां आने लगती हैं, जब सर्दियां आने लगती हैं तो यहां पर क्या होता है कि यही विंड्स क्या नीचे ऐसे बहने लगती हैं, प्रेशर चेंज हो जाता है। मैंने बताया ना आपको, ये वाला जो जोन है, ये वाला यहां पर लो प्रेशर था, अब यही शिफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर क्या होता है, चेंजेस हो जाते हैं। तो ये भी आप रीड करिएगा, समझ में आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल में कुछ नहीं है, अलग अलग रेनफॉल है, मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड में कुछ नहीं है, जस्ट गिव इट अ रीडिंग और आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो आई थिंक चैप्टर इज कंप्लीट, यहां पर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट है। जो स्लाइड्स बीच में छूट गई हैं, मैं उसको बेसिकली खाली वाली स्लाइड, जैसे ये स्लाइड है, इसको मैं पीडीएफ से निकाल दूंगा ताकि आपका पीडीएफ सही रहे, और ये सारी आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारा चीज था, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया क्लाइमेट का। आई होप आपको मजा आया होगा इस चैप्टर में, सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, सारे आंसर्स मिल गए होंगे। कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो आप मुझसे कनेक्ट करिए, आप कमेंट्स में लिखिए, मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। और आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का ये सीन है कि आप लोग बहुत उसको स्पैम कर देते हो, आप लोग बहुत बेकार चीजें लिखने लगते हो, इस वजह से वो क्लोज करना पड़ता है, अदरवाइज सब बच्चों का लॉस हो जाता है। तो अगर आप उसको सही से यूज करने की बात करेंगे तो हम लोग उसको खुलवा भी सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। अब हम लोग यहाँ से वन शॉट्स बनना शुरू होंगे, क्लास 10th का हम लोगों को देखना है आई होप। और जो नेशनल वेजिटेशन है वो आपको ताने में हम फ्राइडे को लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, ओके, सी यू देन, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।